नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जून 2020 2022 की बात है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव था और उसके लिए जाहिर है 10 ही उम्मीदवार होने चाहिए थे, अगर निर्विरोध चुनाव होना था तो। भारतीय जनता पार्टी ने 4 के बजाय 5 प्रत्याशी खड़े कर दिए, जबकि उसके पास जो एमएलए थे, उसमें 4 ही जीत सकते थे। अच्छा, विश्वास से भरी हुई उद्धव ठाकरे सरकार ने, जिसमें एनसीपी और कांग्रेस भी शामिल थी, उन तीनों पार्टियों ने 2-2 कैंडिडेट खड़े कर दिए। तो कुल मिलाकर के 11 कैंडिडेट हो गए, 10 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट थी, खास तौर से नेता प्रतिपक्ष उस समय के देवेंद्र फडणवीस, कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व को ये यकीन दिला दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पास भले ही उतने नंबर नहीं हैं, पर हमारे पांचों कैंडिडेट जीतेंगे। यानी विधान परिषद में नुकसान जो है वो महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक दलों में से किसी एक को होगा। हम अपने पांचों जिता ले जाएंगे, और वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी के 5 एमएलसी जीत गए, शिवसेना के और एनसीपी के भी 2-2 जीत गए। कांग्रेस का एक लटक गया, एक जीत पाया। और वो ऐसी घटना थी जिसके बाद से उद्धव ठाकरे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसके कोई हफ्ता 10 दिन बाद ही राज्यसभा की भी 5 सीटों के लिए चुनाव था। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने यही काम किया, एक अधिक कैंडिडेट खड़ा कर दिया और उसको जिता लिया। यानी विधान परिषद के चुनाव में भी जम करके क्रॉस वोटिंग हुई, और राज्यसभा के चुनाव में भी जम करके क्रॉस वोटिंग हुई। और राज्यसभा के नतीजे आने के तुरंत बाद जो कैबिनेट मंत्री थे उद्धव ठाकरे सरकार में, एकनाथ शिंदे, उनके नेतृत्व में बहुत सारे विधायक महाराष्ट्र से, मुंबई से चले गए, और उनको देखा गया सूरत के एक होटल में। वहां पता लगा कि वहां पहुंच गए हैं, और धीरे-धीरे ये शिवसेना के और एमएलए भी वहां पहुंचते गए, और वहां से चार्टर प्लेन के जरिए गुवाहाटी पहुंच गए। गुवाहाटी में वो रहे, कई दिन रहे। उसके बाद गोवा, गोवा से मुंबई, और मुंबई वो तब पहुंचे जब एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली, और उससे पहले अपना बहुमत खो चुके उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके थे। ठीक वैसा ही वातावरण इस समय हिमाचल प्रदेश में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां भी भारतीय जनता पार्टी के पास 68 के सदन में केवल 25 एमएलए हैं, और कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत वाली सरकार, 40 एमएलए, और 3 निर्दलियों का भी उसको समर्थन। यानी उसके पास तो 43 एमएलए थे। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उसने हर्ष महाजन को राज्यसभा सीट के लिए पर्चा भरवा दिया, उम्मीदवार बना दिया। तो कांग्रेस के चौंकने का समय था, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो 25 एमएलए हैं। एक राज्यसभा सदस्य को निर्वाचित करने के लिए किसी भी पार्टी के पास कम से कम 35 एमएलए होने चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी 10 एमएलए कहां से जुटाएगी? लेकिन कांग्रेस
अतीत की तमाम घटनाओं को शायद नज़रअंदाज कर रही थी, ओवर कॉन्फिडेंट थी और जो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के भीतर चल रहा था, उसको भी वो नज़रअंदाज करने की मुद्रा में थी। वैसे उनको एहसास था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि दिवंगत वीरभद्र सिंह का जो खेमा है, उनके अ, सुपुत्र विक्रमादित्य जो कैबिनेट मंत्री हैं, सुखविंदर सुक्खू सरकार में और उनके कुछ दूसरे संगी साथी, राजेंद्र राणा से लेकर के कई लोग, वो नाराज चले आ रहे थे। और नाराज क्यों चले आ रहे थे? जिन राजेंद्र राणा का मैंने ज़िक्र किया है, उन्होंने पिछले चुनाव में प्रेम कुमार धूमल को हराया था, पूर्व मुख्यमंत्री को, और उनको उम्मीद थी कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। उनको मंत्री नहीं बनाया गया। ऐसे कई और सीनियर कांग्रेसी नेता थे, विधायक थे, जिनको उम्मीद थी कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया। और चलिए मंत्री भी नहीं बनाया गया। लेकिन ये लोग जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी कार्यशैली को लेकर के काफ़ी नाराज़ थे। और बाकी का तो छोड़ दीजिए, खुद वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, जो वहाँ इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे विक्रमादित्य, दोनों मुख्यमंत्री की कार्यशैली से नाराज़। और आपको याद होगा, जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी को हुआ, तो वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने साफ-साफ ऐलान कर दिया था कि भले ही कांग्रेस पार्टी इस समारोह का बायकॉट कर रही है, बहिष्कार कर रही है, अयोध्या न जाने का फैसला सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है, पर वो तो जाएंगे। और वो गए थे। कुछ और कांग्रेसी भी गए थे, जिनमें आचार्य प्रमोद कृष्णम भी थे। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम भी कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिए गए, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल्कि धाम के शिलान्यास के लिए बुला लिया था संभल में। उनको निकाल करके बाहर कर दिया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया हिमाचल में कि जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे राज्यसभा के लिए, अभिषेक मनु सिंघवी, वो चुनाव हार गए। और भारतीय जनता पार्टी ने जिन पर दांव लगाया था, हर्ष महाजन, वो चुनाव जीत गए। और कांग्रेस के जो वीरभद्र सिंह खेमे के एमएलए थे और जो मुख्यमंत्री की कार्यशैली से नाराज चले आ रहे थे, उन्होंने जमकर के क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस के कुल 6 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की और जो 3 निर्दलीय इस सरकार का समर्थन कर रहे थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी खेमे में चले गए। इस तरीके से 6 और 3 9, और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बढ़कर के हो गए वोटिंग के समय 34 और कांग्रेस के घट करके कितने रह गए? 34। दोनों को, हर्ष महाजन और अभिषेक मनु सिंघवी को 9 वोट मिले और बाद में टॉस हुआ और हर्ष महाजन जीत गए, यानी भारतीय जनता पार्टी जीत गई और कांग्रेस बहुमत होते हुए भी क्रॉस वोटिंग और अंतर कलह की वजह से चुनाव हार गई। और इसलिए मैंने कहा है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चुनाव नतीजे के तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो इस समय लीड कर रहे हैं विधायक दल को, उन्होंने तो ऐलान कर दिया, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है, उन्होंने कहा कि हम अपना बहुमत खो चुकी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे।
और बहुमत वाक़ई खो दिया है उसने राज्यसभा चुनाव में, तो यही दिखाई दे रहा है। बहुमत के लिए हिमाचल प्रदेश में 68 जो सदस्यीय विधानसभा है, वहाँ 35 एमएलए का समर्थन चाहिए। पर कांग्रेस के पक्ष में तो कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी के पक्ष में तो केवल 34 वोट पड़े हैं। यानी 1 एमएलए कम है, यानी बहुमत खो दिया है सरकार ने। अब हालत ये है कि कांग्रेस के कान खड़े हो गए हैं। उसके सामने जीवन-मरण का प्रश्न है। जिन 6 एमएलए ने कांग्रेस के जिन 6 एमएलए ने बगावत की है, क्रॉस वोटिंग की है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्ष महाजन के समर्थन में वोटिंग की है, उनको वो निकाल भी नहीं सकती, निलंबित या निष्कासित भी नहीं कर सकती। क्योंकि अगर ऐसा करती है तो उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का रास्ता खुल जाएगा। वो अगर उनके साथ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है तो भी संकट में होगी, क्योंकि सरकार का बहुमत चला जाएगा। 3 निर्दलीय भी जा चुके हैं, तो सरकार जो है इस समय तलवार की धार पर है। अब कांग्रेस को लग रहा है कि अगर एक राज्य से और सरकार गई, तो फिर उसकी तो 2 ही राज्यों में बचेगी, तेलंगाना और कर्नाटक में। अभी कम से कम 3 राज्यों में तो है। इसलिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार को शिमला रवाना किया गया है और वो वहां जाकर के सरकार को बचाने की कवायद शुरू करेंगे। इन नाराज विधायकों की नाराजगी दूर करने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। यानी इससे ये तो पता चलता है कि अभी जो हो गया वो तो हो गया। अभी तो इनकी प्रायोरिटी ये है कि हिमाचल सरकार को बचा लिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है, उससे ये लग रहा है कि वो वहां पर बड़ा खेला करने जा रही है। क्योंकि वोटिंग के बाद नतीजा आने से पहले ये सभी कांग्रेस के 6 एमएलए शिमला छोड़ करके पंचकुला पहुंच चुके थे, और वो भी हरियाणा पुलिस के संरक्षण में और सीआरपीएफ के संरक्षण में। चूंकि बजट सत्र चल रहा है और ये अगर सदन से गायब रहते आज, तो इनकी सदस्यता पर सवाल खड़ा हो सकता था, व्हिप जारी की जा सकती थी और उनकी सदस्यता भी जा सकती थी। ऐसे में वो फिर वापस शिमला पहुंच चुके हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस के कान खड़े कर दिए हैं, चिंता बढ़ा दी है, चुनौती बढ़ा दी है। राजनीतिक कठिनाई का दौर उसका शुरू हो चुका है। कहाँ तो 68 सदस्यीय हिमाचल विधानसभा में वो 40 सीटें जीत करके और बहुमत वाली सरकार बना चुकी थी, रन कर रही थी, 3 निर्दलियों का भी समर्थन था, और कहाँ एकाएक 9 एमएलए 3 निर्दलियों समेत वो बगावत पर उतर आए और क्रॉस वोट कर दी। प्रतिभा सिंह से जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के प्रति कांग्रेस के भीतर असंतोष है और ये अस्वाभाविक नहीं है, यानी स्वाभाविक है। इसका मतलब ये है कि हिमाचल की कांग्रेस की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और जिस तरह के बयान सोते उठते खाते पीते सुबह शाम दिन रात राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दे रहे हैं, जिस तरह से वो पानी पी पी करके कोसते हैं, उनको बदनाम करते हैं, उनका नाम अडानी अंबानी के साथ जोड़ करके उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। इतने नेता अब तक मोहभंग होने के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, फिर भी इस परिवार को नरेंद्र मोदी से नफरत के चलते अक्ल नहीं आ रही है, और ऐसा लगता है
कि राहुल गांधी की इन्हीं बचकानी हरकतों की वजह से ये एक और सरकार जो है खोने जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।